वेलकम टू द फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज की वीडियो में मैं चर्चा करूंगी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पार्ट 3, जिसमें हम एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर कैसे डिपेंड करती है, क्या एक्सप्रेशन होगा, उसको डायमेंशनली डिराइव करेंगे। हाँ, इसके पहले 2 एप्लीकेशंस और मैं बता चुकी हूँ आपको, उसका लिंक शेयर कर दिया है। जिसने नहीं देखा है आप ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पर थर्ड एप्लीकेशन, उसका थर्ड पार्ट ये है कि एक ऐसा रिलेशनशिप डिराइव करना होता है जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पर कैसे डिपेंड करती है। तो डिराइव कैसे करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी की मदद से। अब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, उसको एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे हम समझेंगे कि हाँ, ऐसे रिलेशन डिराइव किया जाता है, कैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ की जाती है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है कि अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t डिपेंड्स अपॉन रेडियस r ऑफ द ऑर्बिट, मास m ऑफ द सन एंड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट g। शो डायमेंशनली दैट t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। प्लैनेट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है सन के चारों ओर, तो जिसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, एक चक्कर लगाने में वो जितना टाइम लगाता है वो दिया है t। तो t डिपेंड्स अपॉन, तो आप लिखिए t डिपेंड्स अपॉन, हमें नहीं पता है डायरेक्टली है इन्वर्सली है, लेकिन हम लिखेंगे t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक, किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? r पर। तो आप r लिखोगे, लेकिन r की क्या पावर होगी? क्यूब है, स्क्वायर है, अपॉन है, नहीं पता है, तो बस हम मान लेंगे कि r टू द पावर a। यही तो निकालेंगे इसकी डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है? जो पावर होती है इसके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर रेज होती है। फिर किस पर डिपेंड करता है रेडियस के अलावा? वो मास m ऑफ द सन। तो आप लिखते हो मास और उसकी पावर मान लेंगे b। मास से कैसे डिपेंड होगा? वो होगा पावर उसकी b। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g पर, तो g लिख लिया, उसकी पावर मान लिया c। अब देखिए, जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? t इक्वल टू, तो एक कांस्टेंट लिखते हैं ना प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन हटाने के लिए। मान लिया वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है k। अब t इक्वल टू k लिख देंगे, r टू द पावर a, m टू द पावर b और g टू द पावर c। हाँ, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ की डायमेंशंस लिखेंगे, और डायमेंशंस का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन कैसे लिखी जाती है? तो यूज़ ऑफ कैपिटल ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया जाता है t। ऐसे ही मास, ये तो बहुत इजी है, मास की क्या होती है डायमेंशन? तो आप कैपिटल लेटर से लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में m। रही बात g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो g का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, तब डायमेंशन निकाल सकते हैं। वैसे याद भी कर लेते हैं। क्या होगा? f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। याद करिए, f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है ना ग्रेविटेशनल लॉ, उसी से आपने ये निकाल दिया ग्रेविटेशनल फार्मूले से। अब f की डायमेंशन क्या होती है? तो m l t माइनस 2। r स्क्वायर है, r की डायमेंशन लेंथ की क्या होती है? l, तो आपने लिख दिया यहाँ पर l स्क्वायर, और अपॉन m1 m2 है, यानी कि m स्क्वायर। इससे आपके पास m से एक m कैंसिल हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या आ गई? अब देखिए, l टू द पावर 3 हो जाएगा, m ऊपर जाएगा तो -1, तो आप पहले लिख लीजिए m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 और t टू द पावर -2। ये हो गई डायमेंशन। r की डायमेंशन क्या होती है? जो r लेंथ है, तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी l। बस आपको यहाँ भर देना है। t की जगह आपने लिख दिया, जो डायमेंशन है वो टाइम पीरियड ही दिया, कैपिटल T में वही लिखा रहने दिया। ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, छोड़ दिया। r की जगह क्या लिखा? उसकी पावर a। r की डायमेंशन लेंथ है। m की जगह आपने मास है, तो कैपिटल M, उसकी पावर b। और g की जगह आपने क्या लिख लिया? तो ये m-1 l3 t-2, ये पूरा एक ब्रैकेट में आ गया। यही तो है डायमेंशनल फार्मूला g का, और उसकी पावर लगा दिया c। अब आप देखिए, इधर m l t तीनों हैं, इधर खाली t है। आपको पता है कि किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 हो गई ना। हम यहाँ पर इसको ऐसे कर लें, t तो हाई है, कुछ नहीं है, तो इसकी पावर 1 है, लेकिन हम बाकी क्या लिख लें? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, और ये ऐसे। क्यों किया है? क्योंकि अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? L की जो भी पावर राइट हैंड साइड में है और जो भी पावर लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको इक्वेट करेंगे। ऐसे ही m की पावर दोनों तरफ और t की पावर दोनों तरफ इक्वेट करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि
मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऑफ द सेम क्वांटिटीज ऐड होती हैं। जैसे यहाँ l की पावर क्या है a, पहले इसको लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, तो l की पावर क्या हो जाएगी, a तो यहाँ है, यहाँ पर l की पावर क्या हो जाएगी 3c, तो क्या हो जाएगी l की पावर a प्लस 3c। फिर अब आती हूँ मैं m पर, तो m की पावर यहाँ पर कितनी है b, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी -1 इंटू सी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा b माइनस सी। ठीक, बचा t, t की पावर खाली t यहीं पर है, तो t की पावर कितनी हो गई -2c। ये तो राइट हैंड साइड में हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में तो यही है m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1, ऐसे लिख दिया आपने। अब आप इक्वेट करना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ m की पावर लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और राइट हैंड साइड में है b माइनस सी। दोनों तरफ हम m की पावर को इक्वेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे b माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक, अब l की पावर भी 0 है, यहाँ पर है a प्लस 3c, तो आप क्या लिखेंगे a प्लस 3c इक्वल टू 0। ऐसे ही t की पावर यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है -2c, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू -2c। ठीक, आपने जो एक्सप्रेशन लिखा उससे 3 इक्वेशंस आ गई। सबसे आसान सी कौन सी है, ये क्या निकलेगा, इससे तीनों को सॉल्व कर लिया। तो इससे आप देख रहे हैं कि c इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2, इधर आ जाएगा ये, और b माइनस सी इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन क्या बताता है कि b इक्वल टू सी है। इससे मतलब क्या हो गया, c की जगह -½ रख दिया, तो b भी कितना हो गया -½ हो गई। दोनों सॉल्व, बहुत आसान होता है। अब आपको a प्लस 3c इक्वल टू 0 दिया है, तो इससे मतलब क्या हो गया कि a की वैल्यू हो गई -3c। c जो है -½ है, एक और माइनस है, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई +3/2। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c की जगह ½ रख दिया, तो 3 × ½ कितना हो गया 3/2। अब गिवन एक्सप्रेशन वो लिखते हैं इस इक्वेशन से, t इक्वल टू k r टू द पावर a m टू द पावर b g टू द पावर c से। कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट इक्वेशन जो रिक्वायर्ड है, t इक्वल टू k r टू द पावर, r की पावर कितनी है, यहाँ पर आप देख रही है a है, तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आपने निकाली है 3/2। ठीक, और m टू द पावर b है, b की वैल्यू कितनी है -½ तो m टू द पावर -½ g टू द पावर c है और c की वैल्यू भी -½ है, तो g टू द पावर -½ आप चाहे तो इतना लिख के छोड़ दें, लेकिन एक फॉर्मूला जो बहुत ज़्यादा याद कर लेते हैं बच्चे, उसके फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए पावर ½ का मतलब होता है अंडर रूट, स्क्वायर रूट। अब आप देखिए यहाँ पर अंडर रूट कैसे लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को, t इक्वल टू k, यहाँ पर हर एक में ½ तो कॉमन ही है पावर में ना, ये +½ है इंटू 3 है, यहाँ -½ है, -½ का मतलब है उसको अपॉन में कर दें तो +½ हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगी r/mg। ये अगर मैं यहाँ पर ऐसे अंडर रूट लगा देती हूँ तो r की भी पावर ½ है, m की पावर ½ है, g की पावर ½ है, लेकिन r की पावर तो 3/2 है। बस यहाँ पे क्या लिख दो क्यूब। अब आप देख रहे हैं कि t इक्वल टू k r³ mg। और अगर जब आप ग्रेविटेशनल टॉपिक पढ़ते हैं तो k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2π होती है, लेकिन हम डायमेंशनल एनालिसिस में हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट के टर्म्स में ही इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन कहा जा रहा था कि शो दैट t² प्रोपोर्शनल टू r³, मतलब t² करोगे तो इधर का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। m g k ये सब कांस्टेंट है, m है मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सन, और g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट ही तो है। k भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा t² प्रोपोर्शनल टू r³। यही प्रूफ करना था। आज के वीडियो में आपने एक फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करती है, उसका रिलेशन डायमेंशनली कैसे डिराइव किया जाता है, ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।